नमस्कार दोस्तों, फेरी टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए आज सुनते हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखी उपन्यास खूनी औरत का 7 खून। आइए सुनते हैं। प्रथम परिच्छेद। घोर विपत्ति। आकाशमुत्पततु गच्छतु वा दिगंत, मम्बो निधिं विशतु तिष्ठतु वा यथेक्षम, जन्मांतरा अर्जित शुभा अशुभ कृन्नराणाम, छायैव न त्यजति कर्मफला अनुबंध। नीति मंजरी। दुलारी मेरा नाम है और साथ साथ खून करने के अपराध में इस समय में जेल खाने में पड़ी पड़ी सड़ रही हूँ। मैं जाति की ब्राह्मणी पर कौन सी ब्राह्मणी हूँ ये बात अब नहीं कहूँगी। मैं अभी तक कुमारी हूँ और इस समय मेरा वयस 16 बरस के लगभग है। कानपुर जिले के एक छोटे से गांव में मेरे माता पिता रहते थे, पर किस गांव में वे रहते थे इसे अब मैं नहीं बतलाना चाहती, क्योंकि जिस अवस्था में मैं हूँ उस दशा में अपने बैकुंठवासी माता पिता का पवित्र नाम प्रकट करना ठीक नहीं समझती। 3.5 महीने से मैं जेल में पड़ी हूँ। जिस समय मैं अपने गांव से चलकर एक दूसरे गांव के थाने पर गई थी वो अगहन का उतरता महीना था और अब ये फागुन मास बीत रहा है। मेरा नाम इस समय कई तरह से प्रसिद्ध हो रहा है। कोई मुझे खूनी औरत कह रहा है, कोई 7 खून पुकार रहा है, कोई रणचंडी बोल रहा है और कोई चामुंडा बतला रहा है। बस इसी तरह के मेरे अनेकों नाम अदालत और जेल खाने के लोगों की जीभों पर नाच रहे हैं और इन्हीं नामों से मैं प्रायः पुकारी भी जाने लगी हूँ। ये सब तो है, पर ऐसा क्यों हुआ और साथ साथ खून करने का अपराध मुझे क्यों लगाया गया, यही बात मैं यहाँ पर कहूँगी। मैं अपने गांव से चलकर दूसरे जिस गांव के थाने पर खून की रिपोर्ट लिखवाने गई थी उसी गांव पर एक अंग्रेज अफसर के सामने मेरा बयान कानपुर के कोतवाल साहब ने लिखा था। फिर वहाँ से मैं पुलिस के पहरे में कानपुर लाई गई और कोतवाली की काल कोठरी में रखी गई। फिर कई दिनों के बाद जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने मेरा बयान हो गया तब मैं जेल खाने भेज दी गई और कुछ दिनों पीछे दौरे सुपुर्द की गई। कई पेशियां दौरे में भी हुईं और महीनों तक मुकदमा चलता रहा। अंत में मुझे फांसी की आज्ञा सुनाई गई और मैं जेल खाने की काल कोठरी में पड़ी पड़ी सड़ने लगी। पर यह बात मुझे स्मरण न रही कि किस दिन मुझे फांसी पर लटकना होगा। उस दंडाज्ञा के होने के 10-15 दिन पीछे मैंने एक दिन जेलर साहब से यूं पूछा कि मुझे किस दिन फांसी होगी। इस पर हंसकर उन्होंने ये जवाब दिया कि अभी उसमें देर है, फांसी की तारीख 1 मई है, पर तुम्हारे किसी मददगार बैरिस्टर ने जज साहब के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील दायर की है, इसलिए अब जब तक हाई कोर्ट का आखिर फैसला न हो लेगा तब तक फांसी नहीं दी जाएगी। जेलर साहब की ये बात सुनकर मैं बहुत ही चकित हुई और उनसे यूँ कहने लगी कि क्यों साहब, मैंने तो अब तक किसी भी वकील बैरिस्टर को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए नहीं खड़ा किया था और अदालत के कहने पर भी वैसा कोई प्रबंध नहीं किया था। वैसी अवस्था में फिर मेरी ओर से किस बैरिस्टर ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है। यह सुनकर फिर जेलर साहब ने कहा, जिस बैरिस्टर ने तुम्हारी तरफ से अपील दायर की है वो आज दोपहर को तुमसे खुद आकर मिलेगा। बस उसी की जबानी तुमको सारी बातें मालूम हो जाएंगी। यूं कहकर जेलर साहब एक ओर चले गए और मैं मन ही मन यूं सोचने लगी कि अरे, मुझ अभागिन के लिए परमेश्वर ने किसे खड़ा किया जो मेरे लिए आप ही आप उठ खड़ा हुआ। मजिस्टर साहब के सामने जब मैं पहुंचाई गई थी तब मैंने ये देखा था कि सैकड़ों वकील मुख्तार मेरे मुकदमे का तमाशा तो खड़े देख रहे थे, पर मेरे लिए किसी माई के लाल ने भी 2 बोल नहीं कहे। यहाँ तक कि हाकिम ने मुझसे यूँ कहा था कि यदि तू चाहे तो अपने पक्ष समर्थन कराने के लिए किसी वकील मुख्तार को अपनी ओर से खड़ा कर ले, परंतु मैंने यूं कहकर इस बात को अस्वीकार किया था कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे झूठ नहीं बोलना है और जो कुछ सच्ची बात है उसे मैंने कह ही दिया है। ऐसी अवस्था में फिर मुझे वकील मुख्तारों की कोई आवश्यकता नहीं है। यही बात जजी में भी हुई थी, अर्थात वहाँ पर भी सैकड़ों वकील बैरिस्टर मेरे मुकदमे का तमाशा तो देख रहे थे, पर मेरे पक्ष समर्थन के लिए कोई भी वीर आगे नहीं बढ़ा था। यही सब रंग ढंग देखकर अदालत के कहने पर भी
फिर मैंने किसी वकील या बैरिस्टर को अपनी ओर से नहीं खड़ा किया था। इसमें एक बात और भी थी, और वो ये थी कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी न थी। फिर वैसी अवस्था में वकील बैरिस्टर क्यों कर किए जाते? अस्तु, इसी तरह की बातें मैं देर तक सोचती रही। इतने में एक कांस्टेबल मुझे नित्य की भांति दूध दे गया, जिसे पीकर मैंने संतोष किया। उसी समय घड़ी ने दोपहर के 12 बजाए। जिस तरह की कोठरी में मैं बंद की गई थी वो इतनी छोटी थी कि उसकी छत खड़े होने से माथे में लगती थी और उसमें हाथ पांव फैलाकर सोना कठिन था। उसके 3 ओर पक्की दीवार थी और चौथी ओर लोहे का मजबूत दरवाजा था, जिसमें 3-3 इंच की दूरी पर मोटे मोटे लोहे के छड़ लगे हुए थे। मुझे जेल खाने के ढंग का एक मोटा और जनाना कपड़ा दिया गया था, जिसे मैं पहिरे हुई थी। जेलर साहब एक बंगाली थे। उनका वयस 50 के पार था और वे मेरे साथ बड़ी भलमनसी का बर्ताव करते थे। जेल के और सिपाही भी सहूलियत से ही पेश आते थे। मुझे कोई कष्ट न था और मैं बड़े धीरज के साथ अपना दिन बिताती थी। मुझे फांसी की टिकटी पर चढ़ने या मरने का तनिक भी डर न था, क्योंकि इस शोचनीय दशा को पहुंचकर मैं अब जीना नहीं चाहती थी। पर जब जेलर साहब की बात पर मेरा ध्यान जाता तो मैं बहुत ही आश्चर्य करने लगती कि अरे, मुझ अभागिन के लिए नारायण ने किस दयावान को खड़ा किया है। द्वितीय परिच्छेद। आशा का अंकुर। अनुकूले सती धातरी भवत्यनिष्टाद पिष्टम विलंबम पित्वा विषमपि शंभुर मृत्यु जयताम वाप तत्कालम। नीति रत्नावली। अस्तु, जब मैं दूध पी चुकी तो मैंने क्या देखा कि जेलर साहब 2 भले आदमियों के साथ मेरी कोठरी की ओर आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे एक आदमी 2 कुर्सियां लिए हुए चला आ रहा है। मेरी कोठरी के आगे दालान में वे दोनों कुर्सियां डाल दी गईं और जेलर साहब ने मेरी ओर देख कर यूं कहा, दुलारी, इन दोनों भले आदमियों में से जो काला चोंगा पहिरे और बड़ा सा टोप लगाए हुए है, ये ही तुम्हारे बैरिस्टर हैं, और जो सादी पोशाक पहिरे और मुरेठा बांधे हुए हैं, ये सरकारी जासूस हैं। ये लोग जो कुछ तुमसे पूछें उसका तुम मुनासिब जवाब देना। अभी 12 बजे हैं और ये दोनों साहब 5 बजे तक अर्थात 5 घंटे तक यहाँ ठहर सकेंगे। बस जब ये लोग जाने लगेंगे तब यही आदमी जो कुर्सियाँ लाया है मुझे इत्तला कर देगा और तब मैं आकर इन दोनों साहबों को जेल से बाहर कर दूंगा। बस इतना मुझसे कहकर जेलर साहब ने उस आदमी की ओर देख कर यूं कहा, रतन, तुम यहीं ठहरना और जब ये दोनों साहब जाने लगे तो मुझे तुरंत खबर करना। यूं कहकर जेलर साहब तो वहां से चले गए, पर उनका आदमी रतन मेरी कोठरी के आगे वाले बरामदे में बंदूक कंधे पर धरकर टहलने लगा। वे दोनों भले आदमी अर्थात बैरिस्टर साहब और जासूस साहब एक एक कुर्सी पर बैठ गए और मैं अपनी कोठरी में जंगले के पास खड़ी रही। मेरे साथ उन दोनों आदमियों की क्या क्या बातें हुई, उनके लिखने के पहले मैं उन दोनों साहबों की सूरत शक्ल का कुछ थोड़ा सा बयान यहाँ पर किए देती हूँ। काले रंग का चोंगा पहिरे और अंग्रेजी टोप लगाए हुए जो बैरिस्टर साहब थे, वे मेरे अंदाज से 24-25 बरस से ज़्यादा उम्र के कभी न होंगे। वे दुबले पतले, खूब गोरे और लंबे कद के बड़े सुंदर जवान थे और अभी तक उन्हें अच्छी तरह मूछें नहीं आई थीं। और वे जो दूसरे जासूस साहब थे वे खूब मोटे, कुछ नाटे कद के, सांवले रंग के और 60 बरस के बूढ़े पंजाबी मालूम होते थे। उनकी कानों पर खींची हुई दाढ़ी और मूछों के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे और उनके मुखड़े के देखने से मन में उनके ऊपर बड़ी श्रद्धा होने लगती थी। जब कहने ही बैठी हूँ तब कोई भी बात मैं न छिपाऊंगी और अपनी जीवनी की सारी बातें खोल कर लिख डालूंगी। इससे इसके पढ़ने वाले चाहे मुझे किसी दृष्टि से देखें, पर मैं अपनी जीवनी की किसी बात को भी नहीं छिपाऊंगी। तो मेरे इस कहने का क्या अभिप्राय है? यही कि भाई दयाल सिंह जी को देखकर मेरे मन में उन पर जैसी श्रद्धा हुई थी, वैसी ही बैरिस्टर साहब को देखकर उन पर भक्ति भी हुई थी। वो भक्ति बड़ी पवित्र थी, बड़ी पक्की और बड़ी ही हृदय ग्राहिणी थी। पर मुझे देखकर उनके मन में कैसे भाव का उदय हुआ था, इसे तो उस समय वे ही जान सकते थे। वे रह रहकर मुझे सिर से पैर तक निरखते, भरपूर नज़र गड़ाकर मेरी ओर देखते और मुंह फेर फेर कर इस तरह ठंडी ठंडी सांसें भरने लगते थे कि उसे मैं भली भांति समझ सकती थी। अस्तु,
अब उन बातों को अभी रहने देती हूँ। तृतीय परिच्छेद। अयाचित बंधु। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यतिष्ठति स बांधव। चाणक्य। अस्तु, अब ये सुनिए कि कुर्सियों पर बैठ जाने पर उन नौजवान बैरिस्टर साहब ने मुझे सिर से पैर तक फिर अच्छी तरह निरख कर यूँ पूछा, दुलारी तुम्हारा ही नाम है? मैंने धीरे से कहा, जी हाँ। वे बोले, अच्छा, तो और कुछ पूछने के पहले मैं अपना और अपने साथी का कुछ थोड़ा सा परिचय तुम्हें दे देना उचित समझता हूँ। यद्यपि हम लोगों का कुछ थोड़ा सा परिचय जेलर साहब तुमको दे भी गए हैं, पर तो भी मैं अपने ढंग पर अपना और अपने साथी का कुछ परिचय दे देना ठीक समझता हूँ। सुनो, ये मेरे साथी सरकारी जासूस हैं। ये जब 20 बरस के थे तभी सरकारी जासूसी महकमे में भर्ती हुए थे, जिस बात को आज 40 बरस हुए, अर्थात मेरे साथी की उम्र इस समय 60 बरस की है और ये 32 बरस तक सरकारी नौकरी करके बड़ी नेकनामी के साथ पेंशन लेकर अब अपने घर रहते हैं। इनका नाम भाई दयाल सिंह जी है। ये पंजाबी सिख हैं और इन्हें सरकार ने राय बहादुर की पदवी से भी सम्मानित किया है। इनके 4 लड़के हैं और वे चारों युक्त प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों में डिप्टी कलेक्टरी के पद पर सुशोभित हैं। इनके सबसे छोटे लड़के भाई निहाल सिंह से, जो आजकल प्रयाग के डिप्टी कलेक्टर हैं, मेरी बड़ी गहरी दोस्ती है और उन्हीं की बड़ी कृपा और प्रेरणा से उन्हें ये बूढ़े पिता भाई दयाल सिंह जी इस बुढ़ौती की उम्र में अपने घर के सारे आराम को दूर रखकर इस जाड़े पाले में तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ आए हैं। 1 सप्ताह के लगभग हुआ होगा कि तुम्हारी विपत्ति का सारा हाल मुझे अपने मित्र भाई निहाल सिंह जी डिप्टी कलेक्टर से मालूम हुआ और उन्होंने मुझे पायनियर अखबार दिखलाया, जिसमें तुम्हारे मुकदमे का पूरा हाल लिखा हुआ था। उसी समय उन्होंने मुझे तुम्हारे बचाने के लिए बहुत कुछ कहा और अपने इन्हीं बूढ़े पिता को तार देकर प्रयाग बुलाया। बस इनके आ जाने पर मैं यहाँ आया और तुम्हारे मुकदमे के कुछ कागजात देखकर इन्हें तो यहीं छोड़ दिया और मैंने फिर इलाहाबाद वापस जाकर जज के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। इसके बाद मैं फिर यहाँ वापस आ गया और भाई दयाल सिंह जी से मिला। तब तक इन्होंने भी अपनी मुनासिब कार्रवाई कर डाली, अर्थात तुम्हारे मुकदमे के कुछ कागजात भली भांति देख डाले और जासूसी महकमे के बड़े अफसर से मिलकर उससे इस बात की इजाज़त ले ली कि इस मुकदमे की जांच मैं फिर से करूं और जब तक मेरी जांच का आखिर न हो ले तब तक मुजरिम को आराम से रखा जाए। बस जासूसी महकमे के बड़े अफसर ने इनके खातिर खां इन्हें इस मुकदमे की जांच करवाने का परवाना दे दिया और इसे पाकर ये अपनी कार्रवाई करने लगे। इतने ही में मैं यहाँ आ गया और इनसे मिला। फिर मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेकर आज हम दोनों तुम्हारे पास आए हैं और इसलिए आए हैं कि तुम उन 7 खूनों के बारे में ठीक ठीक हाल हम लोगों के आगे बयान कर जाओ। बस जब तुम्हारा बयान हम लोग सुन लेंगे तब तुम्हारे मुकदमे से भरपूर कोशिश कर सकेंगे। मैं तो बैरिस्टर साहब की इतनी लंबी चौड़ी वक्तृता सुनकर सन्नाटे में आ गई। मैंने मन ही मन ये सोचा कि जब ये मुझ जैसी एक साधारण स्त्री के सामने एक ही सांस में बेरोक टोक इतना बक गए तो फिर अदालत के हाकिमों के सामने कितना और किस तेजी के साथ बोलते होंगे। अस्तु, मैं मन ही मन यही सब बातें सोच सोच कर चकित हो रही थी कि मुझे चुपकी देखकर उन बूढ़े जासूस महाशय ने मुझसे यूं कहा, दुलारी सुनो बेटी, ये बैरिस्टर साहब यद्यपि मेरे सबसे छोटे लड़के के दोस्त और उसी के हम उम्र भी हैं, परंतु इनकी विद्या, बुद्धि और वाग्मिता बहुत ही बढ़ी चढ़ी है। यद्यपि अभी 2 ही बरस हुए कि ये विलायत से बैरिस्टरी पास करके यहाँ आकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना काम करने लगे हैं, पर इतने ही थोड़े दिनों में इन्होंने वे काम किए हैं कि इनके कारण हाई कोर्ट के बड़े बड़े नामी वकील बैरिस्टरों में इनकी धाक सी बंध गई है। हाई कोर्ट के जज लोग भी इनका लोहा मान गए हैं और अब तक जिन जिन मुकदमों को इन्होंने हाथ में लिया उनमें ये पूरे कामयाब हो चुके हैं। मेरे लड़के के बहुत आग्रह करने से और साथ ही ये भी जानकर कि तुम इन्हीं की जाति की लड़की हो, ये इस बात पर तुल गए हैं कि तुम्हें अपने भरसक जरूर ही फांसी से बचाएंगे। आगे जगदीश्वर ने जो कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा वही होगा।
अस्तु, अब तुमसे यही कहना है कि एक बेर तुम अपनी सारी कहानी हम लोगों के आगे कह जाओ। बस उसके सुन लेने पर हम लोग अपनी राय कायम करेंगे, और यदि तुम्हारे बचने की कुछ भी आशा की जाएगी तो जी जान से परिश्रम करके तुम्हें बेदाग बचा लेने की कोशिश करेंगे। बूढ़े जासूस भाई दयाल सिंह जी की मीठी बातें सुनकर उन पर मेरी बड़ी श्रद्धा हुई, और मैंने उनकी ओर देखकर यूं कहा, महाशय जी, मुझसे जो कुछ आप लोग सुनना चाहते हैं वे सारी बातें तो मेरे बयान में आ ही चुकी हैं, और उन्हें आप लोग देख भी चुके हैं। फिर अब उन बातों के अलावा नई बात मैं क्या कहूँगी जिसे आप लोग सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, ये सब ठीक है, और तुम्हारे इजहार की पूरी पूरी नकल भी मेरे पास मौजूद है, पर फिर भी एक बार हम लोग तुम्हारी कहानी तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहते हैं। यद्यपि जो इजहार तुमने पुलिस अफसर और मजिस्ट्रेट के आगे दिए थे, बिल्कुल वही बयान तुमने जज के आगे भी किया, और इस ढंग से किया कि तुम्हारे उन तीनों बयानों में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। तो भी इस समय हम लोग तुम्हारा बयान फिर से लेना चाहते हैं, और ये देखना चाहते हैं कि अब इस समय के तुम्हारे बयान के साथ तुम्हारे पहले के बयान किए हुए वे तीनों बयान मिलते हैं, या उनमें और इस समय के बयान में कुछ फ़र्क पड़ता है। ये सुनकर मैंने कहा, तो इतनी कोशिश आप लोग क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, सिर्फ तुम्हारे बचाने के लिए। मैंने पूछा, मेरे बचाने से आप लोगों को क्या लाभ होगा? उन्होंने कहा, एक अमूल्य प्राण के बचाने से बढ़कर संसार में और कोई लाभ है ही नहीं। ये सुनकर मैंने यूँ कहा, किंतु मैं अपने इस तुच्छ और अधम प्राण के बचाने की कोई आवश्यकता नहीं समझती। उन्होंने कहा, तुम अभी निरी नादान लड़की हो, तभी ऐसा कह रही हो। सुनो, मनुष्य को चाहिए कि अपने प्राण के बचाने के लिए जहाँ तक हो सके पूरी पूरी कोशिश करे। यदि उपाय के रहते भी कोई अपने प्राण बचाने का यत्न न करेगा तो उसे निश्चय ही आत्महत्या करने का पाप लगेगा। जरा सा मुस्कुरा कर मैंने कहा, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर मेरी समझ में तो ये आता है कि जिस अधम नारी को साथ साथ खून करने के अपराध लगाए गए उसका संसार से उठ जाना ही ठीक है, क्योंकि मुझ जैसी घृणित स्त्री यदि जेल से छूटेगी भी तो वो फिर संसार में कहाँ खड़ी होगी, किस तरह लोगों को अपना काला मुंह दिखलाएगी और किसकी शरण गहेगी। आप लोगों को कदाचित ये बात मेरे इजहार के देखने से भली भांति मालूम हो गई होगी कि इस संसार में अब मेरा कोई नहीं है। मैं कुमारी हूँ और साथ साथ खून करने के अपराध में जेल की काल कोठरी में पड़ी हुई भरपूर सांसत भोग रही हूँ। अब इस दशा को पहुँचकर भी यदि मैं किसी भांति छूट जाऊँ तो मेरे छूटने से संसार की क्या भलाई होगी, और मुझ खूनी औरत को कौन अपनावेगा। तब मेरी ये दशा होगी कि मैं समाज से दूर-दुराई जाकर इधर उधर की ठोकरें खाती हुई भीख मांगती डोलूंगी, और न जाने कैसे कैसे घोर संकटों का सामना करूंगी। ऐसी अवस्था में इस घृणित जीवन से इस फांसी की तख्ती को मैं करोड़ गुना अच्छी समझती हूँ। इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि आप लोग मुझे बचाकर और भी घोराति घोर दुख सागर में यूं डुबाने का प्रयत्न न करें और मुझे सुख से मरने दें। आप लोगों ने जो निस्वार्थ भाव से मेरे लिए इतना कुछ किया, इसी के लिए मैं हृदय से आप लोगों की कृतज्ञ हूँ और असंख्य धन्यवाद आप लोगों को देती हूँ। बस इतना कहते कहते मैं फूट फूट कर रोने लगी और देर तक रोया कि फिर बैरिस्टर साहब और जासूस साहब के बहुत कुछ समझाने पर मेरा चित्त कुछ शांत हुआ, और जासूस भाई दयाल सिंह जी ने यूँ कहा, दुलारी, मैं समझता हूँ कि तुम बड़ी समझदार लड़की हो, इसलिए इन व्यर्थ की बातों को तुम अपने जी से दूर करो और अपना चित्त ठिकाने करके मेरे आगे अपनी कहानी जरा दोहरा डालो। इस पर मैं कुछ कहना ही चाहती थी कि इतने में ही जेलर साहब वहाँ आ गए, और उन्होंने जासूस साहब और बैरिस्टर साहब की ओर देख कर यूँ कहा, क्यों साहब, 4 तो बज गए और अब सिर्फ 1 घंटा यहाँ पर आप लोग और ठहर सकते हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद फिर यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। ये सुनकर अपने जेब में से एक कागज़ निकालकर भाई दयाल सिंह जी ने जेलर साहब के हाथ में दिया और कहा, लीजिए, इसे पढ़कर मुझे वापस कीजिए। ये सुन और उस कागज़ को अपने हाथ में ले तथा पढ़ने के बाद उसे लौटाकर जेलर साहब ने बड़ी नम्रता से भाई दयाल सिंह जी से कहा, ओहो,
तो अब तक इस हुक्मनामे को आपने मुझे दिखाया क्यों नहीं? खैर, ये आपके बड़े साहब का हुक्मनामा है और इस पर मजिस्ट्रेट साहब की भी सिफारिश है। बस अब आप तन्हा या अपने किसी साथी के साथ जब तक चाहे जेल के अंदर रह सकते हैं और जब चाहे तभी आकर कैदी से बातचीत कर सकते हैं। जेलर साहब की बातें सुनकर मैं मन ही मन भाई दयाल सिंह जी की ताकत का अंदाज़ा लगाने लगी और उन्होंने जेलर साहब से कहा, लेकिन फिर भी अब इस समय हम लोग जाते हैं। कल हम लोग सुबह 11 बजे आवेंगे और शाम तक रहकर इस कैदी औरत, मेरी तरफ इशारा करके, का इजहार लिखेंगे। यूँ कहकर भाई दयाल सिंह जी उठ खड़े हुए और उनके साथ ही साथ बारिस्टर साहब भी खड़ी हो गए। फिर वे दोनों जेलर साहब के साथ चले गए और जेलर का वो आदमी रतन उन कुर्सियों को उठा कर ले गया। वे दोनों जब चले गए तब मेरे मन में तरह तरह के ख्याल उठने लगे और मेरे सिर में ऐसे ऐसे चक्कर आने लगे कि मैं फिर बैठी न रह सकी और अपना माथा पकड़कर धरती में लेट गई। कब तक मैं उस हालत में रही, इसकी तो मुझे कुछ सुध नहीं रही। पर जब दिया बेले एक कांस्टेबल ने आकर मुझे पुकारा तो मैं चैतन्य हुई। फिर वो कांस्टेबल मुझे दूध देने लगा, पर उस समय मेरा जी इतना बेचैन हो रहा था कि मुझसे वो न पिया गया। हाँ, मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी जरूर पी लिया और इसके बाद मैं धरती में पड़े हुए कंबल पर पड़ी रही। सारी रात मैंने बड़े बुरे बुरे सपने देखे और सवेरे जब मुझे एक कांस्टेबल ने आकर खूब जगाया तब कहीं मेरी नींद खुली। सवेरे 2 हथियारबंद कांस्टेबल और 4 कैदी औरतों के साथ जाकर मैं मामूली कामों से छुट्टी पा आई और फिर अपनी कोठरी में बैठी हुई जासूस और बारिस्टर की बातों पर गौर करने लगी। मैंने मन ही मन यूँ सोचा कि वास्तव में जासूस भाई दयाल सिंह जी बड़ी भारी ताकत रखते हैं और मेरे वे बारिस्टर साहब भी खूब ही बोलना जानते हैं। अतएव ये खूब संभव है कि ये दोनों ज़बरदस्त आदमी जब एक हुए हैं तब अवश्य ही मुझे छुड़ा लेंगे। परंतु फांसी या जेल से छुटकारा पाकर मैं क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? किसके द्वार पर खड़ी होंगी? और कौन मुझे अपनावेगा?